आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। क्या आकलन करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? आकलन मतलब आंकना, ठीक है। नर्स को प्रारंभिक चरण में क्या आकलन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम की अधिकता, बी है सोडियम की कमी, सी हमारा है सोडियम की अधिकता एंड डी हमारा है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सोडियम की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? यानी कि जो हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है वो कितने अंश के, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे ये हमारी त्वचा है तो इंजेक्शन आपको इधर लगाना तो ये एंगल कितना होना चाहिए? मान लो आपका ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, आपको इंजेक्शन स्किन लगाना है तो ये हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होना चाहिए ये पूछा गया है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है। तो ये हमारा 10 से 15 कोण के डिग्री कोण, मतलब 10 से 15 अंश के कोण पर दिया जाता है। यानी कि 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 अंश की डिग्री पर ये हमारा सुई ये घुसेड़ी जाती है, इसमें हाथ में इंसर्ट की जाती है। ये हमारा मान लो इंजेक्शन हो गया तो इसका जो अंश कोण होता है ये 10 से 15 अंश होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 कोण हो जाएगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? 15 डिग्री कोण पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर आपको सही देना है। कथन क्या कह रहा है? कथन ए है, पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। कारण क्या है? लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है कथन ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है, ठीक है, सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितना गहरी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.5 इंच, बी हमारा 2 इंच, सी हमारा 2.5 इंच एंड डी हमारा है 3 इंच। तो अगर व्यक्ति को सीपीआर दिया जाता है जिससे हमारा हृदय जब बैठने लगता है, मतलब किसी को हृदयाघात हो जाता है तो वहाँ पर सीपीआर दिया जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन किया जाता है, ठीक है। इसका जो दबाव होता है वो हमारा होता है 2 इंच का, यानी इसके सीने पे हाथ रख के उसको पुश किया जाता है तो उसे हम दबाव कितनी 2 इंच की दी जाती है। तो उसे सीपीआर कितना दिया जाता है? 2 इंच का ये गहरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए? अगर मान लो आपको कुत्ता काट ले तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन पराऑक्साइड से धोना चाहिए, बी हमारा टिंक्टर आयोडीन, सी हमारा साबुन एवं पानी एंड डी हमारा है क्लेयर हेक्साडीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी साबुन एवं पानी से। देखो, जब कुत्ता आपको काट ले तो आपको ये चाहिए कि अगर आपके पास कोई साबुन है तो कोई भी साबुन हो उससे आप धुलें, और जहाँ पर काटा है वहाँ पर नल की जो धारा होती है, यानी कि नल की धार से धुलना। 10 से 15 मिनट तक आपको उस घाव पे कंटिन्यू, जैसे आपके घर में टैप लगा होगा ना पानी वाला, तो उस घाव के ऊपर टैप को साबुन लगा के पहले धुल लिए, उसके बाद टैप को उस पर 10 से 15 मिनट तक लगातार पानी गिराएं जहाँ पर काटा है, ठीक है। इसके इस्तेमाल करने से अगर मान लो अगर ज़्यादा ब्लड बह रहा है तो आप ये प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको ब्लड, जैसे मान लो ये प्रोसेस किया 15 मिनट तक नल चला उस घाव पे, ठीक है। आपका नल के साथ जानते हो जब कुत्ता काटता है उसके लार में रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो कुत्ता के काटने से रेबीज होता है और बीमारी एक प्रकार की हो जाती है। इससे क्या होता है? आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाती है, पानी से डर लगने लगता है कुत्ते का काटने से, ठीक है। तो क्या है करना है, आपको साबुन एवं पानी से अच्छे से धोना है और लगातार 10 से 15 मिनट तक पानी की धारा उस घाव पे गिरानी है। मान लो कुत्ता बहुत ज़बरदस्त काट लिया, आपको खून बहुत तेज से बह रहा है, ठीक है, तो क्या करना है 10 से 15 मिनट तक आप तो कोई प्रोसेस करेंगे पानी वाली, उसके बाद आप रुई रख के उस पर कपड़ा बांध सकते हैं, ठीक है।
तो खून बहना बंद हो जाएगा। तो आप किसे धोएंगे? साबुन एवं पानी से। याद रखिएगा, अगर कुत्ता काटता है तो आप 10 से 15 मिनट आपको लगातार उस पर साबुन लगा के पानी को धोना है। नेक्स्ट है, मिर्गी दौरे से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आसपास जो भी चोट पहुंचाने वाली वस्तु है उसे दूर करेंगे। बी है कपड़े का गोला बनाकर पीड़ित के दांतों के बीच रखें। सी हमारा है व्यक्ति को पकड़ कर रखेंगे जिससे वह हिले नहीं। डी हमारा है उपरोक्त सभी। अच्छा, किसी ने मिर्गी से आती है, मिर्गी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे देखा है। हमने तो देखा है जब व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उसको दिखता नहीं है, उल्टा सीधा कुछ नहीं दिखता है। वो अगर उसके आसपास कोई तोड़ने फोड़ने वाले सामान होगी इसको तोड़ फोड़ देगा, या अपने को क्षतिग्रस्त करने लगता है, यानी अपने आप को घायल करने लगता है। तो उसके पास की जो भी चीज़ें होती हैं उसको दूर रख दिया जाए, जिससे वो खुद को नुकसान न पहुँचाए। हमारे वहाँ एक केस देखने को मिला था कि बच्चे को उसको मुर्गी आई तो डायरेक्ट कुएं में कूद गया था। ये बहुत पुरानी बात है, वो कुएं में कूद गया था। तो क्या हुआ, उसमें अपने ऊपर संतुलन खो देता है मुर्गी के दौरान। इसलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक एसोफेगेस्कोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है चैतन्य का स्तर, बी हमारा है टीपीआर और बीपी, सी हमारा है मूत्र उत्पादन एंड डी हमारा है गैग रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, टीपीआर और बीपी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा TNM, देखो यहाँ पे टी है, ठीक है, TN, तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म दिया है हमारा वो दिया है TNM दिया है। क्या है? TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेन, बी हमारा डिप्रेशन, सी है कैंसर एंड डी हमारा है मोटापा। देखो जो TNM होता है इसका पूर्ण प्रूफ होता है, यानी कि फुल फॉर्म हमारा होता है ट्यूमर नोड मेटास्टिस। ठीक है, मेटास्टिस। देखो मेटास्टिस की स्पेलिंग बता दूं, METASTASIS, मेटास्टिस। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है ट्यूमर नोड मेटास्टिस। ठीक है, TM, तो इसमें बोला गया है TM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेन, बी हमारा डिप्रेशन, सी हमारा कैंसर एंड डी हमारा मोटापा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोनेट्रीमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए द्रव प्रतिबंध, बी हमारा आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करें, सी हमारा चिकित्सक द्वारा आदेश के अनुसार पोटेशियम देना एंड डी हमारा है NG फीड प्रदान करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है, कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वकाल अवधि, बी हमारा है इंट्रानेटल अवधि, सी हमारा है प्रसव उपरांत अवधि एंड डी हमारा है स्तनपान। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाला संचरण ऊर्ध्वाधर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इंट्रानेटल अवधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? कौन सा जांच नहीं किया जाता? न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता? यानी कि न्यूरो से संबंधित जो बीमारी होती है इसमें 3 बीमारी संबंधित की जाती है लेकिन एक नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है EEG, बी हमारा है ECG, सी हमारा CT स्कैन एंड डी हमारा है लंबर पंचर। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए हमारा जांच नहीं किया जाता है, हमारा नहीं किया जाता है ECG हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ये हमारा हृदय के लिए होता है, हार्ट के लिए होता है ECG। ठीक, कार्डियोग्राम ये हमारा होता है, किसके लिए होता है? ये हमारा हृदय के लिए होता है। बाकी EEG, CT स्कैन और लंबर पंचर ये हमारे न्यूरोलॉजिकल। देखो जब आपको कहीं न्यूरो से प्रॉब्लम होती है, न्यूरस कहने मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे नसें होती हैं, नसें की बहुत सारी केबल पड़ी होती हैं। अगर वो केबल कहीं आपको दिक्कत हो जाती है तो कहीं आप पैरालाइज हो जाते हैं, कहीं से आपका हाथ नहीं काम कर रहा। गांव में सुना होगा एक वर्ड होता है फालिस गिर गई,
ठीक। तो उसमें ये होता है कि व्यक्ति की नस दब जाती है, उसका संचरण सही से नहीं हो पाता है, तो मस्तिष्क कोई सूचना नहीं हो पाती है, तो उसका अंग जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, चाहे पैरों से हो जाए चाहे आधा अंग उसका पैरालाइज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फालिस गिर गई। ठीक है, वो पैरालाइज होता है, क्या होता है उनके न्यूरो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं पूछा गया है अगर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं तो उसमें कौन सी जांच की जाती है, हमारी ईईजी की जाती है। ठीक है, सीटी स्कैन होता है, हमारी खोपड़ी की पूरी जांच होती है, लंबर पंचर भी हमारा न्यूरोसर्जन। लेकिन जो हमारा ईसीजी है ये हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इससे हमारा हृदय परीक्षण किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है एस्केरिसिया कोलाई, बी हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई, सी हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड डी हमारा है स्टाइफाइलोको काकाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जीवाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड क्या है और क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए है कुछ करने से कोई लाभ नहीं, बी है अस्पताल भेजने या भर्ती करने की ज़रूरत है, सी है विशेष इलाज आरंभ करने को इंगित करता है एंड डी हमारा घरेलू इलाज पर जोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की जो ज़रूरत होती है वो हमारी गुलाबी रंग का कोड होता है। अब लोग सोच रहे होंगे IMNCI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैं बोल रहा हूँ। आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, M फॉर हो गया मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रल नेटल। ठीक है, न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IMNC का फुल फॉर्म आई फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ, C फॉर N फॉर हमारा होगा न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये हमारा IMNS फुल फॉर्म होता है। देखो इसको जो होता है इस 3 रंगों में विभाजित किया जाता है। गुलाबी रंग का जो कोड होता है वो बच्चों को अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत को दर्शाता है, यानी गुलाबी रंग का जो कोड होता है वो बच्चों को अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत को दर्शाता है। पीले रंग का जो संकेत होता है वो विशेष इलाज आरंभ करने के लिए होता है, और जो हमारा हरे रंग का कोड होता है वो हमारा घरेलू उपचार पर जोर दिया जाता है। तो हमारे IMNC 3 कोड जारी करता है, पिंक, येलो और हरा। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि पिंक का जो काम होता है वो अस्पताल में भर्ती कराने, येलो का काम होता है विशेष प्रकार का इलाज आरंभ करने, और तीसरे प्रकार जो हमारा रंग है हरा उसे हम घरेलू इलाज पर जोर देते हैं। तो ये जो हमारा IMNCI है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस जो है, इसमें 3 प्रकार के रंग होते हैं, उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। अब देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे हम निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोमा, बी हमारा है सार्कोमस, सी हमारा लिम्फोमोस एंड डी हमारा है ल्यूकेमियास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्कोमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति क्या है, यानी एक रोगी हो बेहोशी से परेशान है, उसकी मुंह की देखभाल करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी स्थिति जो होती है हमारी आदर्श होती है। ऑप्शन नंबर ए फाउलर स्थिति, बी हमारा है पार्श्व स्थिति, सी हमारा चित्त स्थिति एंड डी हमारा है घुटना छाती स्थिति। तो यहाँ पर जो पार्श्व स्थिति होती है वो सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है, सबसे आइडियल पोजीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथीटेराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है नाड़ी की कमी हेतु जांच करना, बी है बिस्तर के सिरे को ऊपर उठाना, सी हमारा रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना एंड डी हमारा है बेड क्रेडल प्रदान करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो जो हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिका में एक कैथेटर लंबी या पतली डाली जाती है, ठीक है, जिससे यह दिल और उसके चारों ओर रक्त वाहिकाओं के लिए डाली जाती है, जिससे यह दिल और उसके चारों ओर रक्त वाहिकाओं के लिए रक्त स्राव आदि का आकलन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस
के रोगी के देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा। ऑप्शन नंबर ए है बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन, बी है शरीर के तापमान में परिवर्तन, सी है दोषपूर्ण ज्ञान एंड डी हमारा है खराब गतिशीलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपीनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1:1000, बी हमारा 1:500, सी हमारा 1:1000 एंड डी हमारा है 1:10,000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:1000 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटलेट एकत्रीकरण की कमजोरी, बी हमारा है कम प्लेटलेट काउंट, सी हमारा प्लेटलेट काउंट में वृद्धि एंड डी हमारा है सामान्य प्लेटलेट काउंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कम प्लेटलेट काउंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कम प्लेटलेट काउंट। अच्छा, जब आदमी के अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर डेंगू के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस समय जो महीना चल रहा है ये हमारा डेंगू के जो पीक होता है, डेंगू का सबसे खतरनाक महीना अक्टूबर नवंबर में माना जाता है, क्योंकि इस मंथ में बहुत ज़्यादा केस डेंगू के देखने को मिलते हैं। तो बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आपको जो उचित लगे सामान मच्छर को भगाने के लिए करिए। नेक्स्ट हमारा है डीपीटी टीके की प्रशासन मार्ग क्या है, यानी कि डीपीटी का जो टीका होता है उसे कैसे लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका होता है यह हमारा संक्रामक रोग से डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका जो यूज होता है वो हमारा इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंट्रामास्कुलर यानी IM दिया जाता है। IM मतलब इंट्रामास्कुलर। नेक्स्ट है जब दस्त 14 दिन से अधिक समय तक रहता है तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिसेंट्री, बी हमारा तीव्र पानी जैसे दस्त और सी हमारा है लगातार दस्त एंड डी हमारा है ऑप्शन सही। तो जब लगातार 14 दिन तक आपके समय जब लगातार 10 दिन तक 10 दिन से लेकर 14 दिन तक आपको अधिक समय तक रहता है तो उसे कहा जाता है दस्त। दस्त मतलब आपको 14 दिन तक लगातार है या अधिक समय तक रहता है तो उसे हम लगातार दस्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो जो हमारा हैजा होता है वो 1 से 2 दिन के लिए होता है। हैजा जो हमारा है ये जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोगों का एक समूह जो आसन्न ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च रक्तचाप, बी है कैंसर, सी हमारा है परिहृद धमनी रोग एंड डी हमारा है मधुमेह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक ट्यूमर, बी हमारा माध्यमिक ट्यूमर, सी है लिम्फोमा एंड डी हमारा है ल्यूकेमिया। देखो जब कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि दूर के अंगों तक फैल जाता है उसे हम माध्यमिक ट्यूमर यानी सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेकेंडरी ट्यूमर यानी कि माध्यमिक ट्यूमर। नेक्स्ट है मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलिपिडेमिया, बी हमारा है ग्लूकोज असहिष्णुता, सी हमारा अल्प रक्तचाप एंड डी हमारा है हृदय धमनी रोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अल्प रक्तचाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। यह आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेरिफेरल इडिमा, बी हमारा मूत्र उत्पादन में कमी, सी है सांस लेने में कठिनाई एंड डी हमारा है दौरे की गतिविधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल इडिमा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवाज़ का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है शाब्दिक, बी है अशाब्दिक, सी हमारा औपचारिक एंड डी हमारा संरक्षित। देखो आवाज़ का स्वर, चेहरे का भाव, शारीरिक चाल, प्रकार संचार किस, ये हमारे अशाब्दिक होते हैं। इनका कोई चेहरे का कोई भाव नहीं होता है तो ये हमारा अशाब्दिक होता है, कोई शब्द नहीं होता। शाब्दिक हो जैसे हम बोल के एक्सप्रेस कर पाए वो हमारा शाब्दिक होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशाब्दिक, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, बी हमारा हाइपोथैलेमस, सी हमारा पोन्स एंड डी हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है वो है हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस आपको गड़बड़ा जाएगा तो आपकी ठंडी लगेगी, आप जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारा हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूको कार्टिको कार्टिकोइड्स और कोर्टिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगनस है, बी हमारा जननांग, सी हमारा अधस्तेतक हाइपोथैलेमस एंड डी हमारा है अर्धवृक्क ग्रंथियाँ। देखो हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या मिल गया, अधस्तेतक। अधस्चेतक हाइपोथैलेमस का हिंदी में नाम क्या हो गया, अधस्चेतक। तो हमारा जो इसमें जो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से ग्लूको कार्टिकोइड्स और कोर्टिकोइड्स ये हमारे स्रावित होते हैं कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथियाँ से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ दोनों होती हैं। ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारी अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है, उसे हम ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान की दृष्टि से या नैदानिक रूप से निदान किए गए परिफुफ्फस, लसिका ग्रंथि, जठर और जनन मूत्रीय पथ से संबंधित क्षय रोग के मामले को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी क्षय रोग, बी हमारा अतिरिक्त पल्मोनरी क्षय रोग, सी हमारा HIV पॉजिटिव क्षय रोग एंड डी हमारा है HIV नेगेटिव क्षय रोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी अतिरिक्त पल्मोनरी क्षय रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सिम्स स्थिति पर, बी हमारा चित स्थिति पर, सी हमारा मध्य फाउलर स्थिति पर एंड डी हमारा है जानू वच्छासन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिम्स स्थिति पर। इसमें सिम्स पोजीशन पे दिया जाता है एनीमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मलाशय की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंडोस्कोप, बी हमारा है ओटोस्कोप, सी हमारा प्रोक्टोस्कोप एंड डी हमारा है ऑप्थेल्मोस्कोप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोक्टोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एनीमा देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है दाईं पार्श्व स्थिति, बी हमारी बाईं पार्श्व स्थिति, सी हमारा है लिथोटोमी स्थिति एंड डी हमारा पूर्ण स्थिति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाईं पार्श्व स्थिति। अच्छा, जिन लोगों को हम आपको बता दो, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड है। उन PDF को आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन हम आपको हर वीडियो में देते हैं। मतलब कोई नया लोग देखता है वीडियो तो उसको पता तो होना चाहिए कि हाँ टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं PDF और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हृदय चक्र कार्डियक साइकिल की सामान्य अवधि कितने सेकंड की होती है। ऑप्शन नंबर ए 0.6 सेकंड, बी हमारा है 0.4 सेकंड, सी हमारा 0.10 सेकंड एंड डी हमारा है 0.8 सेकंड। तो जो हृदय चक्र की सामान्य अवधि होती है वो हमारी 0.8 सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊतक और नेक्रोसिस के गठन में न्यूट्रोफिलिक रिसाव की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पस होना, बी हमारा बैक्टीरियमिया, सी हमारा सेप्टिसीमिया एंड डी हमारा है कोश का प्रदाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पस होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्फटिकवत क्रिस्टलाइड्स का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए RBC, बी हमारा WBC, सी हमारा प्लाज्मा एंड डी हमारा रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिंगर लैक्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जननांगों के जलने का कितना प्रतिशत रूल ऑफ नाइन्स द्वारा होता है, कितना % होता है। ऑप्शन नंबर ए है
21%, बी हमारा 1%, सी हमारा 18 एंड डी हमारा 9%। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेत्र गोलक और पलकों समेत नेत्र कोटर ऑर्बिट की संपूर्ण सामग्री का सर्जिकल निष्कासन डॉट डॉट है। ऑप्शन नंबर ए है ई बिसरेशन, बी हमारा है ई न्यूक्लिएशन, सी हमारा एक्से नोट्रेशन एंड डी हमारा है लेजर सर्जरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सनेट्रेशन यानी कि एक्सेनेट्रेशन। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होप है कि आपको, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा थ्योरी क्लास का रहेगा, जो थ्योरी क्लास की हम रिविज़न करवा रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो।